नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अडानी को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने जो मुद्दों का हवा महल खड़ा किया था उसके 3 खंबे थे। वो तीनों खंबे आज गिर गए, ऐसा लग रहा। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूं। मैं उन 3 आधार की बात कर रही हूं जिनके जरिए राहुल गांधी ने अडानी मामले को तूल दिया। क्या है ये आधार, आपको आगे जरूर बताऊंगी, लेकिन अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के हमले अब तक रुके नहीं। कांग्रेस ने यादें कैप्शन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वही फोटो ट्वीट की है जो राहुल गांधी ने संसद में दिखाई थी, और ये फोटो बहुत देर से पब्लिक डोमेन में है। फोटो पर लिखा है, जब मैं दोस्त के प्लेन में बैठकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने दिल्ली गया था 22 मई 2014। ये तस्वीर लंबे समय से पब्लिक डोमेन में तो है ही, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को अब जवाब खुद के उन दोस्तों को लेते हुए दावे पर देना पड़ सकता है जिनके बारे में किसी को आज तक पता नहीं था। 50 साल से अधिक समय तक कांग्रेस में रहकर गांधी परिवार के राजदार रहे गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मुलाकात का दावा किया है। यानी दावे के मुताबिक राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिले जिनसे राहुल की मुलाकात नहीं होनी चाहिए। अनडिजायरेबल एलिमेंट, जिनसे मिलना ही नहीं चाहिए था। तो सवाल पब्लिक का है कि मोदी का नहीं, क्या राहुल गांधी का विदेश में मित्रकाल चलता है? गुलाम नबी आजाद तो कांग्रेस के घोषित विरोधी अब बन चुके हैं, लेकिन जिन शरद पवार जी को कांग्रेस अपने कैंप का मजबूत प्लेयर मानकर चल रही थी, उन्हीं शरद पवार ने अडानी से लेकर प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले पर अपने स्टैंड से सबको चौंका दिया है और शायद राहुल गांधी के पांव तले से जमीन खिसका दी है। एनसीपी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की विपक्षी मानसिकता पर भी सवाल उठा दिया है। तो आज सवाल पब्लिक का है कि क्या शरद पवार के दांव से विपक्षी एकता एक सपना सा बनकर रह गई है और ना ही अब विपक्ष के मुद्दों की कोई धार बची हुई है? क्या मोदी से लड़ने चले राहुल गांधी पवार और आजाद से ही क्लीन बोल्ड हो चुके हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, राहुल गांधी बहुत पहले से अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं, लेकिन 2023 में राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे को तूल देने के लिए 3 आधार चुने थे। पहला आधार जो राहुल गांधी का था वो 24 जनवरी को अमेरिकी जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप में कॉर्पोरेट फ्रॉड का आरोप लगाया था, उसे राहुल गांधी ने उछाला। फिर क्या था? भारत में हंगामा मच गया। संसद में बजट सत्र के दोनों चरण अडानी के हंगामे में धुल गए। लेकिन अब आया है शरद पवार का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि इट सीम्स दिस वाज टारगेटेड, यानी पवार कन्विंस्ड है कि अडानी को टारगेट किया गया है और ये रिपोर्ट एक टारगेट के तहत लाई गई थी। पवार संसद की संयुक्त कमेटी यानी जेपीसी बनाने की मांग से भी सहमत नहीं है। पवार का ये स्टैंड हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाले राहुल के आधार को बिल्कुल ध्वस्त कर गया। अब राहुल गांधी का दूसरा आधार, अडानी की कंपनियों का चीनी कनेक्शन ढूंढना था उनका आधार। राहुल ने 6 अप्रैल को एक ट्वीट भी किया, पीएमसी प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री चाइनीज प्रोजेक्ट। ट्वीट में उन्होंने सवाल किया, भारत के अहम पोर्ट, एयर स्ट्रिप, रेलवे ट्रैक और बिजली लाइंस चीनी कंपनी के द्वारा बनाए और नियंत्रित किए जा रहे हैं क्या? लेकिन राहुल गांधी के फैक्ट्स सही ही नहीं थे। ये चीन की कंपनी नहीं बल्कि ताइवान की कंपनी थी और उन पर चीन का आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने। अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी का ये आरोप भी फजूल फुस्सा हो गया। अब राहुल गांधी का तीसरा आधार, राहुल गांधी बार बार आरोप लगाकर पूछ रहे थे
कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब अडानी के बयान में सामने आए आंकड़ों में मिल रहा है। आज अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल टाइम्स, जहां ये कुछ रेफरेंस आया था, उनको एक नोटिस में कह दिया है और कहा है, मांग की है कि उनकी रिपोर्ट को सही किया जाए या उतार दिया जाए। अडानी ग्रुप ने यह भी बताया है कि 2019 से अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने से उनको मिले थे 2.87 बिलियन डॉलर की कमाई, और यह ब्यौरा कंपनी ने सामने रखा है। इसमें से 2.55 बिलियन डॉलर को कैसे वापस अडानी के बिजनेस में लगाया गया, इसके आंकड़े भी दिए गए हैं। ये रकम लगभग 20,000 करोड़ रुपयों की बराबर है। अडानी ने पैसों का हिसाब किताब सामने रख दिया। इसके बावजूद राहुल गांधी अगर आरोप लगाते हैं तो उस पर कितने लोगों का यकीन होगा, ये तो कहना मुश्किल है। राहुल तो अडानी से मोदी का कनेक्शन लंबे समय से तराश रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि ये विदेश में राहुल गांधी अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिले हैं। अडानी ग्रुप के लोगों में गुलाम नबी आजाद के नाम का गुलाम जोड़कर दिखाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, यह शर्म की बात है कि राहुल गांधी की ओर से ऐसा वक्तव्य आया है। मेरा कभी किसी बिजनेसमैन से संबंध नहीं रहा, जबकि पूरे समय उनके पूरे परिवार का उद्योगपतियों से संबंध रहा, उनका भी रहा। मेरे मन में उस परिवार के लिए बहुत सम्मान है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, नहीं तो मैं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं जब विदेश में जाकर राहुल गांधी ऐसे अवांछित लोगों और उद्योगपतियों से मिलते थे। अब गुलाम नबी आजाद ने नाम तो नहीं बताए, लेकिन शक का दायरा इतना जरूर पैदा कर दिया है कि राहुल गांधी को अब स्पष्ट करना चाहिए कि ये लोग कौन थे जिनकी गुलाम नबी आजाद जिक्र कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद बीजेपी ने मांग की है कि राहुल गांधी से मिलने वाले इन व्यापारियों के बारे में बताया जाए। सुनिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ये बयान। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा। अडानी के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की बातें होने लगी थी, लेकिन यहां तो उल्टा राहुल गांधी ही फंसते नजर आ रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो 2019 के बाद मोदी के खिलाफ जो मुद्दे उठाए गए, उन सारे मुद्दों की हवा निकली है। ईडी, सीबीआई और पेगासस जैसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दे दिया। तो अब अडानी हो, प्रधानमंत्री की डिग्री हो या ईवीएम का मुद्दा हो, इन पर शरद पवार की पार्टी का स्टैंड विपक्ष पर भारी पड़ रहा है। इन राजनीतिक झटकों के बीच कांग्रेस में राजस्थान का संकट भी गहरा रहा है। भ्रष्टाचार की जांच के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी सरकार के सामने कल धरना देने वाले हैं राजस्थान में। सुनिए सचिन पायलट का ये बयान। 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1 पब्लिक का, क्या राहुल गांधी का अडानी मुद्दा फ्लॉप हो गया है? सवाल नंबर 2, अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से राहुल गांधी की मुलाकात के दावों के बाद क्या राहुल गांधी को विदेश दौरों का ब्यौरा देना चाहिए? सवाल नंबर 3, क्या शरद पवार के बयानों के बाद 2024 में विपक्षी एकता असंभव है? और सवाल नंबर 4, पार्टी से बाहर गए गुलाम नबी आजाद ही नहीं, क्या पार्टी में मौजूद सचिन पायलट भी कांग्रेस का संकट बन गए हैं? यही है पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी,
सुभ्राष्ट्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ और मैं अभिनंदन करूंगा, उनकी अभी हाल ही में बेटी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बधाई आपको सुभ्राष्ट्रा जी। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, अभी कुछ ही समय में स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ आज आनंद दुबे जी है शिवसेना उद्धव गुट से, और ब्रिज मोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल लोकेश जिंदल जी को जाता है। लोकेश जिंदल जी, आज शरद पवार जी को आप कुछ धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में कई सवाल थे। उन्होंने काफी सवालों के ऊपर से जो एक कॉबवेब जिसे कहते हैं बनी हुई थी, वो उन्होंने मिट्टी झाड़कर काफी चीजें साफ सुथरी कर दी हैं। तो आज आप शरद पवार जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, नंबर एक। और नंबर दो, अब राहुल गांधी जी के जो अडानी वाला मुद्दा है, उसके तो तीनों पहिए निकल गए, अब गाड़ी चलेगी कैसे? नमस्कार नाविका जी। शरद पवार जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गठित कमेटी जेपीसी से ज्यादा इफेक्टिव रहती है, ये उनका मत है, लेकिन जेपीसी का महत्व हम नकार नहीं सकते। जेपीसी एक माध्यम है जिससे देश की जनता को हर बारीक तथ्य के बारे में मालूमात मिलती है, और न केवल लीगल एंगल लेकिन पॉलिटिकल जो राजनीतिक एंगल है किसी एक पॉलिसी का, उससे भी पता लगता है। दूसरी बात आपने कही कि 20,000 करोड़ का ब्यौरा अदानी जी ने दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर वह इस तरह की व्हाइट मनी थी तो उसको शेल कंपनी द्वारा रूट क्यों किया गया? हम तो केवल ये पूछ रहे हैं कि वह 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज द्वारा रूटेड किए गए हैं, जिसके थ्रू राउंड ट्रिपिंग की गई है, वो पैसा कहां से ओरिजिनेट हुआ और ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उसे आपने रूट इस तरह से किया? क्या जरूरत थी कि आपने इनकम टैक्स के वो प्रावधान यूज किए जिसके थ्रू आप जो है ब्लैक मनी को रूट करते हैं भारत में? और तीसरी बात, आप जो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन की कह रही हैं, तो पिछले 8 साल में हार्ली डेविडसन, सिटी बैंक, ऐसे कई बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जिन्होंने भारत को छोड़ दिया। मेक इन इंडिया कैंपेन का जो ब्यौरा था वो फेलियर रहा। क्या इसीलिए ये बिजनेसमैन अनडिजायरेबल बन गए, क्योंकि उन्होंने जो है भारत को छोड़कर जो बिजनेसेस हमारे यूपीए काल में आए थे वे सब वापस जा रहे हैं, तो अब आपके लिए अनडिजायरेबल बन चुके हैं? ऐसा नहीं है, ये सभी डिजायरेबल बिजनेस हाउसेस है, लेकिन जिस तरह से भारत में ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी घटती जा रही है, लोकेश जिंदल जी, आपके 60 सेकंड कब से समाप्त हो गए हैं। आप कह रहे हैं आप मिले किसी से तो वो डिजायरेबल होते हैं, और मोदी जी मिले किसी से और जिस कंपनी का इस देश में इतना सारा विस्तार हुआ हो, काम कर रही हो, एम्प्लॉयमेंट दे रही हो, वो अनडिजायरेबल है। खैर, ये आपका वक्तव्य हो सकता है, लेकिन मैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी से पूछना चाहूंगी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि लोकेश जिंदल जी की शायद याददाश्त थोड़ी कमजोर है, या हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीजें शरद पवार जी के वक्तव्य की याद नहीं करना चाहते जो बेहद जरूरी हैं। शरद पवार जी ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट टारगेटेड जान पड़ती है, और ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने रिपोर्ट की है, और ये सरकार काफी देर से कह रही है। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अडानी बलून बनाया था पूरा राहुल गांधी जी ने, इसमें कम से कम पूरी विपक्षी एकता की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि ये प्रेरित लगता है उनके अपने विचारों से, ना कि पूरे विपक्ष के विचारों से। नाविका जी, देखिए, मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ। ये जो पूरा मामला था, ये पूरा मामला जब सामने आया था उस समय सारे राजनीतिक दल जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उन सारे लोगों ने बैठ के बातचीत की थी, और उस समय 2 मुद्दे डिस्कस हुए थे। पहला मुद्दा ये था कि या तो इसके ऊपर जेपीसी का गठन हो, और या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी इसकी जांच करे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जांच कमेटी बना दी, तो मैं सोचता तो उसके बाद जेपीसी का उतना महत्व नहीं था, क्योंकि जेपीसी का गठन उसके बाद भी हो सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आज अगर जेपीसी की मांग को बंद कर दिया जाए या उससे हम पीछे हट जाएं तो कल हम उस बात को नहीं कर सकते। तो मैं ये सोचता हूं कि आदरणीय शरद पवार जी ने जब इस मुद्दे को उठाया, तो उनके और ये मुद्दा उन्होंने जब देश के सामने रखा,
जब संसद का सत्र समाप्त हो गया था, क्योंकि अब 2-2.5 महीने जब तक संसद का सत्र नहीं होगा तब तक जेपीसी की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये बहुत ही स्पष्ट बात है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई मतों का कोई अंतर नहीं है। जितने विपक्षी, जितने राजनीतिक दल हैं, वो सारे लोग, उनको शरद पवार जी ने अपना एक अनुभव की जानकारी उनको दी है। अगर अभी नहीं तो उस अनुभव में, माफ कीजिएगा बृजमोहन श्रीवास्तव जी, उस अनुभव में शरद पवार जी ने मेरी समझ से 2 बातें बहुत अहम कही हैं। एक, उन्होंने कहा कि ये टारगेटेड अटैक था हिंडनबर्ग द्वारा एक इंडियन कंपनी पे, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने ये बात भी कही कि जेपीसी अगर बनती भी है तो 70% उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बीजेपी के होंगे, तो जेपीसी से आप क्या प्रूफ कर लेंगे। दोनों बातें उन्होंने कही हैं। अब आप ये बताइए कि अगर दोनों बातें उन्होंने कही, मैं आपसे जी, तो इसका मतलब संसद का सत्र इस तरह से जाया नहीं जाना चाहिए था और शायद महंगाई और बाकी लोगों के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए था। मैं सोचता हूं कि शायद संसद का सत्र की जो स्थिति हुई है उसके पीछे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। संसद को चलाने का काम किसको करना चाहिए? अगर वो आदरणीय सुषमा स्वराज जी को सुन लेते, अगर वो किसी और दिन बृजमोहन तो संसद को चलाने की जिम्मेदारी तो संसद के, देश के पैसे की बर्बादी तो नहीं बात कर रहे। उन्होंने कहा जेपीसी में बीजेपी के ज्यादा सांसद होंगे, मैं तो कह रहा हूं ना, और टारगेटेड अटैक था ये हिंडनबर्ग का, दोनों चीजें। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। जब जेपीसी का जब भी गठन होता है तो उसमें अनुपातिक रूप से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों के। तो चूंकि संसद में बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से उनका बहुमत होगा। जब उनका बहुमत होगा तो फिर निश्चित रूप से ये सारी बातें सामने शायद ना आ पाए, ये शरद पवार जी का मंतव्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब एक जांच कमेटी बना दी है तो क्यों नहीं उस जांच कमेटी का हम इंतजार करें, उसके रिजल्ट आएंगे। और हम जब सुप्रीम कोर्ट की वो सर्वोच्च कमेटी है जिसको उन्होंने पूरी तौर से फ्रीडम दी है अपनी जांच करने की, उसके जांच के बाद भी जेपीसी का गठन किया जा सकता है, जेपीसी की मांग को उठाया जा सकता है। मैं सोचता हूं इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो लोकेश जिंदल जी, आप थर्मामीटर ले लें, थोड़ा अपना तापमान चेक कर लें, क्योंकि बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने जो कहा उससे तो जितना कांग्रेस पार्टी उछल रही थी वो पूरे मुद्दे की हवा निकलती नजर आ रही है। अब आप ये बताइए कि किस मुद्दे से आप अडानी मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट टारगेटेड अटैक था और जेपीसी की कोई जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। और ये व्यू तृणमूल कांग्रेस का भी था, जो जेपीसी नहीं चाह रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के उस इन्वेस्टिगेशन से, कमिटी से ठीक ठाक थे। तो ये राहुल गांधी का काफिला जा कहां रहा था? नाविका जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित कमिटी है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जेपीसी का महत्व नहीं नकारा जा सकता। इस बात पर मेरे साथ जो श्रीवास्तव जी हैं, सहमत शरद पवार जी नहीं है, लेकिन आप उसी की रट लगाए रखें। तो प्रेम शुक्ला जी, अब तो ये सवाल पूछने का समय आ गया कि कौन से बिजनेसमैन थे जिनको मिलते थे राहुल गांधी बाहर जाकर, क्योंकि घर के जो बिजनेसमैन थे, जो भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ तो एक मुहिम छेड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी ने। अब आगे क्या? जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री काल से लेकर प्रधानमंत्रित्व के काल तक किससे कब कहां मिले, कैसे मिले, वह सार्वजनिक तौर पर जो है उपलब्ध है विषय। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जब भी विदेश यात्राओं पर गए, अधिकांश समय उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था त्याग दी, गुप्त यात्राएं की हमारी भारतीय सुरक्षा व्यवस्थाओं पर, जबकि वो किसी जमाने में एसपीजी प्रोटेक्टी थे, आज भी बहुत हाईली प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं, फिर भी उनकी गुप्त यात्राएं होती रही हैं। और उन गुप्त यात्राओं में किन लोगों से मिलते रहे हैं, इस पर उनके स्वयं के लंबे समय तक, प्रधानमंत्री जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी तब उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे श्री गुलाम नबी आजाद, जो कल तक
राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और गांधी परिवार के दीर्घकालिक जानकार हैं, अंतःपुर के जानकार हैं। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे व्यापारियों से मिलते थे, तो राहुल गांधी का दायित्व है कि सार्वजनिक कर दें वो किससे मिलते थे, क्यों मिलते थे, क्या उनके संबंध रहे हैं। इसमें क्या जा रहा लोकेश जी है? आप हंस रहे हैं, क्यों आप सार्वजनिक करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं? ऐसी बचकानी बातें हैं नाविका जी, ना तो कोई नाम है ना कोई पहचान है, गुप्त यात्राएं करते थे। ये जैसे वो एक सोनी का टेलीविजन आता है चैनल एसीपी प्रद्युमन, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। आप यहाँ अपने श्रोताओं का या व्यूअर्स का मनोरंजन करना चाहते हैं या उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं? अगर आपके पास कोई ठोस इंफॉर्मेशन है उसे सामने लाइए, नाम दीजिए, कुछ समय दीजिए, उस पर बातचीत की जाएगी। ये क्या जुमलेबाजी है? अनडिजायरेबल बिजनेसमैन, कैसी बातें करते हैं आप? चलिए सत्ता में है, सत्ता पक्ष में है। सुभ्राष्टा जी, क्या ये इतना व्यंग और हास्यपद चर्चा है कि इसके बारे में हमें कुछ पूछना ही नहीं चाहिए, जिस तरह लोकेश जिंदल जी बता रहे हैं? क्योंकि गुलाम नबी आजाद उस पार्टी में 1-2 साल नहीं, 5-6 साल भी नहीं, 50 साल रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, पीवी नरसिम्हा राव के साथ काम किया, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया, और अभी कुछ समय पहले पार्टी से बाहर निकले हैं G23 की जब पूरी चर्चा हुई। अब उसको लोकेश जिंदल जी कहना चाह रहे हैं कि भाई इनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। नाविका जी, ये हाल तब है जब गुलाम नबी आजाद जी, आपने जैसा कि कहा कि 5 दशकों का सफर कांग्रेस में तय कर चुके, और मैं लोकेश जिंदल जी का सम्मान करती हूं, लेकिन लोकेश जिंदल जी अभी 50 के हुए भी नहीं हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो किस तरीके से दोहरा रहा है अपने आप को। जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर अपने बड़े नेताओं को लेकर के एक समझ नहीं है, अपने बड़े नेताओं को लेकर के सम्मान की स्थिति नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी क्यों नहीं हो, जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं वो बड़े कांग्रेस के और अन्य गांधी परिवार से इतर के नेताओं पे, उससे ये स्पष्ट जाहिर होता है। मैं इस पे बहुत कमेंट नहीं करूंगी। मेरा मूल सवाल जो हम बात कर रहे हैं, जेपीसी की बात कर रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उन सबसे पे यही है कि अगर राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं और विदेश यात्रा के दौरान कुछ लोगों के साथ फॉर्मल मीटिंग्स करते हैं, तो ये मान करके चला जाएगा कि वो मीटिंग्स वो देश हित में कर रहे हैं। मैं उसमें व्यंग नहीं कर रही, वो हो सकता है राष्ट्र हित में कर रहे हो। राष्ट्र को जानने का हक है कि उनका एमपी बाहर जाकर के किन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिल रहा है, किन नेताओं के साथ बात कर रहा है, और इस पे सवाल पूछना कहीं से भी गलत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि विपक्ष को लगे कि कयास लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी पे, तो राहुल गांधी आए और क्लियर कर देना कि मैं लंदन गया, लंदन में 5 बिजनेसमैन से बात हुई, इन लोगों के साथ मैंने भारत के इस परिदृश्य को बदलने को लेकर के चर्चा की। आजकल नविका जी ट्विटर का जमाना है, इंस्टाग्राम पे मुझे याद है कि राहुल गांधी जब जर्मनी गए थे तो अलग अलग पोजेस में फोटो खिंचवा करके डाली थी। तो जब वो ऐसी फोटोज डाल सकते हैं तो ये भी नहीं कहा जा सकता ना कि वो बड़े सीक्रेट पर्सनल ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो राजनीतिक ट्रिप ही है उनकी, क्योंकि वो राजनीतिक कर रहे हैं अपने ट्रिप्स की जानकारी। तो फिर किससे मिल रहे हैं इसकी जानकारी हमें क्यों नहीं हो? जब हमारे जवान सेना पर लड़ रहे हो चाइना से, और चाइनीज डेलीगेशन को राहुल गांधी मिलते हैं और आज तक उसके बारे में 1 पेजर नहीं दे पाते देश की जनता को कि उन्होंने उस डेलीगेशन से क्या बात की, तो कयास ही नहीं लगाए जाएंगे लोकेश जी, शक किया जाएगा राहुल गांधी की नैतिकता पे, उनके शायद देश प्रेम पर भी शक किया जा सकता है। और आपको ये सुनना पड़ेगा क्योंकि आप राजनीति में हैं। आप बिल्कुल, और 2008 में एक एमओयू भी साइन हुआ था, फर्क नहीं पड़ता। एमओयू भी साइन हुआ था 2008 में। आपकी सरकार आरटीआई लाने वाली सरकार थी भाई, आरटीआई के जरिए बता दीजिए क्या है उस एमओयू में, पब्लिक कब से पूछ रही है। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और प्रियंका कक्कड़ जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। आज ही इलेक्शन कमीशन ने आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। उधर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी का नेशनल दर्जा हट भी गया है। तो पहले तो आप बधाई की पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन सवाल दो हैं। एक कि अगर डिग्री का मुद्दा जो आपने उठाया था, विपक्ष ने उठाया था, उसमें भी शरद पवार जी ने कहा कि काम पर बात करिए किसी भी प्रधानमंत्री के, डिग्री की बात पर जाना शायद सही नहीं है, ये शरद पवार जी का कहना है। और दूसरी बात,
जो हम कह रहे हैं, जो आज बयान दिया गया है कि राहुल गांधी अनडिजायरेबल एलिमेंट से बाहर मिलते रहे, क्या उन्हें इसका ब्यौरा देना चाहिए देश को या नहीं? दोनों सवालों का जवाब आपसे चाहूं। नविका जी, राहुल गांधी का सवाल आप कांग्रेस से पूछें तो बेहतर रहेगा। मैं इतना बता सकती हूँ कि जो पार्टी हमें बताती है कि क्या खाना है, कहाँ जाना है, किस रंग का कपड़ा पहनना है, हमारे निजी फैसलों पे हमेशा उनका संशोधन रहता है, तो उस पार्टी की जब हम डिग्री मांगते हैं, पीएम की जब हम डिग्री मांगते हैं, तो वो प्राइवेट मैटर कहकर ये डिग्री नहीं दिखाते। और ये डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है नविका जी? क्योंकि आप हमारी कितने सारे जो अभी पॉलिसी डिसीजंस देखिए। आज अर्थव्यवस्था का हाल ये है कि अगर आप 25,000 रुपया कमाते हैं महीने का, तो आप देश के टॉप 10% में आते हैं। ये तो सरकार का आंकड़ा है कि हालत ऐसी कर दी है कि 81 करोड़ लोग अनाज, सरकारी अनाज पे मोहताज है। तो ये अर्थव्यवस्था कर दी है, ये एक फेल्ड पॉलिसी ही मानी जाएगी। इसलिए क्या ये कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की फेल्ड पॉलिसी का नतीजा है कि ऐसा हुआ? जब चाइना की इंट्रूजन की बात सुनते हैं तो टिकटॉक बैन हो जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ये कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की फेल्ड नीति का परिणाम है क्या? तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आपने लगातार हमने देखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक हो, और हम लगातार इसकी मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आज देश की हालत है, चाहे वो 11 लाख करोड़ माफ कर देना, चाहे हम जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं, जेपीसी जो कोर्ट में चल रहा है, मैं डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर दूं कि जेपीसी जो कमिटी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी है, वो इस बात की जांच कर रही है कहीं कोई रेगुलेटरी फेलियर तो नहीं हुआ। वो एक अलग चीज है। वो इस बात की जांच नहीं कर रही कि 42,000 जो ऑफशोर कंपनी में, अडानी की कंपनी में लगा और जो पैसा यहाँ इंडिया में अडानी की कंपनी में आया, वो किसका पैसा था? वो उग्रवादियों का पैसा था, वो भाजपा का पैसा था, वो किसी कमीशन खोरी का पैसा था। तो इस वजह से एक जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और जरूरी हो जाता है कि एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे बात होती रहे, ना कि राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। कक्कड़ जी, आपने इतनी सारी मुद्दे रेज किए। सुभाष जी आपको जवाब देना चाह रही हैं और प्रेम शुक्ला भी। सुभाष जी पहले आप। नविका जी, मैं इनके हर सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मुझे एक आपत्ति है, घोर आपत्ति है आम आदमी पार्टी के इस अभिजात्य और संभ्रांत स्टेटमेंट से कि देश का प्रधानमंत्री इनके हिसाब से पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं बताती हूं क्यों नविका जी। देश के तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उनके खिलाफ क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने मोर्चा खोला था? अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा पढ़े लिखे थे वो। तो ये जो बयानबाजी और लफाजी है, इसके पीछे एक सोच है नविका जी। मैं खुद एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की घोर हिमायती हूं, लेकिन हमारे संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच करके ये अर्हता नहीं लगाई थी कि आप जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक आप सांसद नहीं बन सकते, तब तक आप विधायक नहीं बन सकते। और मुझे इस देश की राष्ट्रीय, और एक सेकंड प्रियंका जी, बात खत्म नहीं हुई है अभी, मुझे इस देश की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सभी पार्टी से, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, घोर आपत्ति है कि ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जैसी अनार्किस्ट पार्टी से आ रहा है और किसी ने इसका खंडन नहीं किया। इस देश ने राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री, मेरे बिहार राज्य ने राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। उनसे तमाम वैचारिक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन कल यही अरविंद केजरीवाल उन राबड़ी देवी जी के साथ हाथ मिलाने को तैयार होंगे जो खुद साक्षर नहीं थी, बहुत दिनों तक साक्षर नहीं थी, साइन तक नहीं कर पाती थी जब वो मुख्यमंत्री थी। तो आज उन्हीं के बेटे जो नवमी फेल हैं, तेजस्वी यादव, उनके साथ गलबहियां करते हुए नजर आते हैं। तो आप लोगों का जो ये स्टैंड है ना प्रियंका जी, ये जो अभिजात्यपूर्ण स्टैंड है कि जब तक आपके पास फैंसी डिग्री नहीं होगी तब तक आम आदमी पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी पॉलिटिक्स होगी, लेकिन इस देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को अगर चुना है तो कुछ कारण से चुना है, और आपको नहीं चुन रही है। आपके नेता लगातार इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि ये अगर आप बनाना चाहते थे संयुक्त विपक्ष का एक मुद्दा, तो प्रियंका जी ये संयुक्त विपक्ष का मुद्दा तो रहा ही नहीं, क्योंकि एनसीपी और शरद पवार जी की पार्टी तो इससे मेल ही नहीं खा रही, ना कांग्रेस इसको उठा रही है। कांग्रेस तो एक ही राग अलाप रही है, अडानी अडानी, जो राग भी सुर और ताल जिसका निकल चुका है। तो प्रियंका जी ये संयुक्त ऑपोजिशन का तो मुद्दा है ही नहीं। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं लड़ाई जनता
जनता, हम सिर्फ जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हम सिर्फ जनता के साथ हैं, 130 करोड़ जनता के साथ हमारा अलायंस आपको है। लगता है आप कि मुझे- डिग्री का मुद्दा नहीं। जनता का मुद्दा है, आप महंगाई, मेरी बेरोजगारी जनता के मुद्दे नहीं? आप मेरी बात गोल गोल कर गए, मैंने तो बड़ी और सिंपली अच्छा, बताया। मुझे बता दीजिए, मैंने कि सिंपली बताया। मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, उनकी कौन सी डिग्री है? वो पीएम के दावेदार नहीं है, पहली चीज। और वो नाला अच्छा, गैस से तो चाय, मुख्यमंत्री वो बन नाला सकते गैस हैं। से चाय बनाने की बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते विंड टरबाइन से आगे से ऑक्सीजन और पीछे से हवा निकालेंगे। जनता तय वो करती है। पकौड़े तल के व्यवसाय क्रिएट करने की बात नहीं करते। जनता तय करती वो है। बाहर जाके ये नहीं कहते कि क्या धुरबाद सीएम करना है, अनपढ़ हो बयान चलेगा, करना है। लेकिन पीएम की डिग्री बतानी पड़ेगी। प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका कक्कड़ जी की प्रियंका कक्कड़ जी का ये तर्क, इस तर्क पर आपको क्या कहना है प्रेम शुक्ला जी? प्रेम शुक्ला जी देखिए, बताइए कौन से गुजरात का हाई कोर्ट इस बात का साक्षी है। घर आए पर डिग्री मांग लो तो निजी मामला है। भाई जरा 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 आराम से, मैं आपके बीच में नहीं चीख चिल्ला रहा था, और मैं इस चैनल पे चीखने चिल्लाने नहीं आया हूं। एक इस देश के अत्यंत प्रतिष्ठित समाचार समूह है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका चैनल है। भारत का जो समाचार जगत है उसकी गंगा है, थोड़ा सा पवित्रता रखें। एक दूसरे पर चीखने से कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, मुद्दे की बात एक है कि गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो झूठ बोलने के लिए कुख्यात हैं, 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया, आपके में आया, कान पकड़कर अदालत में माफी मांग चुके हैं। फिर जरा इनको सी प्लेन उड़ गया। अच्छा, एक मिनट, ठीक तरीका नहीं है। एक करके प्रियंका जी गौर से सुन रहा था। हाँ, प्रेम आप शुक्ला, इनसे एक आंकड़ा पूछ लीजिए, 25,000 अगर आज कमाते हैं महीने का, ये बात सच है कि नहीं कि वो टॉप 10% में आते हैं? चलिए एक सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद दूसरा सवाल। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात करिए। तो गुजरात हाईकोर्ट ने बाकायदा यह निर्णय सुनाया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी के साइट पर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होने के बावजूद कोर्ट का समय खराब करने में श्रीमान अरविंद केजरीवाल जुटे हैं, जो झूठ बोलने के लिए कुख्यात हैं, ये लोग जानते हैं। और वो श्रीमान नितिन गडकरी के सामने कान पकड़कर कोर्ट में माफी मांग चुके, स्वर्गीय अरुण जेटली के समक्ष जो है कान पकड़कर माफी मांग चुके, कपिल सिब्बल के समक्ष उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी। ऐसा एक झूठा व्यक्ति समय नष्ट कर रहा है, तो उस पर अनावश्यक जो, और कर क्यों नष्ट रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसने पाठशाला के बगल मधुशाला जिस तरह से खोला और उसमें जिस तरह का भ्रष्टाचार किया, उसमें जिस तरह से स्वयं अब जो है स्पेशल ऐसा भ्रष्टाचार उस पॉलिसी से हर जगह रेवेन्यू हुआ, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। रही है कि सूत्रधार जो है शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपए के लेन देन का सूत्रधार केजरीवाल जी के सहायक मनीष सिसोदिया थे, और कैबिनेट में ये पारित हुआ था शराब घोटाला। 504 करोड़ का घोटाला है आपकी ओडीएफ स्कीम में मध्य प्रदेश में, सबूत नष्ट किए गए थे। तो वो जानते हैं कि दरवाजे पर खड़े हैं जेल के, तो जेल के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति किसी भी तरह का जो है कोलाहल कर सकता है, लेकिन उस कोलाहल को आपने तो आज तक सॉरी नहीं बोली प्रियंका चतुर्वेदी जी को, जो आपने टीवी में कहा था। बारंबार इस देश की व्यवस्था ने पाया है, और न्यायपालिका में जाकर वो कान पकड़कर माफी मांगने के बाद भी एक अभ्यस्त अपराधी। बिल्कुल। अब आनंद दुबे जी, अब आनंद दुबे जी आपसे मेरा सवाल है। आनंद दुबे जी, एक रेलगाड़ी बन रही थी विपक्ष की, जिसके इंजन में थे राहुल गांधी और बाकी डब्बे पीछे। अब कितने डब्बे रह गए? क्योंकि आपके एक पार्टनर महाविकास अघाड़ी के जा रहे हैं नॉर्थ, तो दूसरे एनसीपी जा रहे हैं वेस्ट। अब इस रेलगाड़ी का होगा क्या, और किस दिशा में जाएगी, और क्या दशा होगी इसकी? क्योंकि जितने भी मुद्दे विपक्ष ने उठाए, पेगासस उठाया, अडानी उठाया, ईवीएम उठाया, डिग्री उठाया, वो सारे ध्वस्त होते चले जा रहे हैं, कुछ कोर्ट से, कुछ जनता से, कुछ आपस में। तो अब ये विपक्ष की रेलगाड़ी कैसे बनेगी और कहां जाएगी? नाविका जी नमस्कार। प्रणाम। हमारे देश में कुछ लोग इस समय इस बात के प्रचार में लगे हुए हैं कि आदरणीय शरद पवार साहब ने महागठबंधन की हवा निकाल दी। उन्होंने जेपीसी, अडानी और सर्टिफिकेट पे अलग रुख लिया।
लेकिन कोई महानुभाव ये नहीं बता रहे हैं कि आदरणीय शरद पवार साहब ने कहा है कि इस समय इस देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए मोदी सरकार को हम सबको घेरना चाहिए। आदरणीय शरद पवार साहब एक अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। कांग्रेस अपनी विचारधारा लेकर चलती है, शिवसेना अपनी, आम आदमी पार्टी अपनी, करीबन एक 14, 15, 16 विपक्ष के दल हैं, अलग अलग विचारधारा लेकर हैं। लेकिन सबका उद्देश्य एक है कि यह जो सरकार वर्तमान में बैठी है इसे कैसे हटाया जाए, क्योंकि यह सरकार जुमलेबाज है। यह सरकार जो वादे की थी उस पर खरे नहीं उतरी। एक विषय ये हो गया। अब दूसरा विषय कि क्या अपने वरिष्ठ नेता लोकतंत्र में अपनी राय नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जेपीसी का विरोध करता हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि डिग्री पर बात नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि अडानी के घोटालों पर बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक विकल्प के रूप में समझाया देश की जनता को कि ऐसे नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसमें पूरे देश में कुछ लोग हैरान हो गए हैं। अब उसको इंजन से जोड़ दिया गया। अरे भाई, इंजन बहुत तेजी से चल रहा है। इंजन अपने पूरे होशो हवास में अपने, मैं वही कह रहा हूं, इंजन भारत का लोकतंत्र का सभी विपक्षी दल है जो आपस में एक समन्वय बनाता है। विचारधाराएं अलग अलग होने के बाद भी यदि एक पटरी पर अलग अलग बोगियों को खींचा जा रहा है तो इससे प्यारी खूबसूरती क्या हो सकती है। लेकिन एक तरफा निष्कर्ष निकाल देना, आनंद दुबे जी, जो ड्राइविंग लेसन का पहला सिद्धांत होता है कि एक इंजन होता है तभी रेलगाड़ी चलती है, और अगर आप कह रहे हैं कि सभी इंजन है तो ये रेलगाड़ी किस दिशा में जाएगी पता नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि सभी इंजन है। अगर एक इंजन है और ड्राइवर अनेक हैं तो भी एक्सीडेंट होना बिल्कुल पूरी तरह से। नविका जी, हम 21वीं शताब्दी में हैं। इंजन वाली जमाने पुरानी बात। अब बुलेट ट्रेन की बात करिए। बुलेट ट्रेन में कोई इंजन नहीं होता, जूम करके जाती है वो। तो ये विपक्ष का बुलेट ट्रेन है। ये बुलेट ट्रेन का जो जमाना है ना, चलिए इतना बता दीजिए, कोई इंजन नहीं है। चलिए, बुलेट ट्रेन का तो आप विरोध करते हैं, पर इतना मुझे बता दीजिए, सावरकर के मुद्दे पर आप राहुल गांधी के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? इंजन में कितनी पार्टियां हैं? सावरकर जी के मुद्दे पर हम अपनी विचारधारा के साथ हैं। हमें कोई आपत्ति हुई थी, हमने कांग्रेस को एक चेतावनी दी थी, कांग्रेस के डिनर का बहिष्कार किया था, कांग्रेस ने हमारी बातें मान ली हैं, विषय समाप्त हो गया। चलिए, विषय समाप्त हो गया। प्रेम शुक्ला जी, सावरकर के मुद्दे पर सबकी विचारधारा अलग है तो बहिष्कार कर देते हैं। अब अडानी के मुद्दे पर, हिंडनबर्ग के मुद्दे पर विचारधारा अलग है, सब अलग अलग डिसाइड करते हैं। डिग्री के मुद्दे पर सबकी विचारधारा अलग है, सब अलग अलग बात करेंगे। और ईवीएम के मुद्दे पर सब एक साथ हैं पर कुछ अलग है, तो ये भी विचारधारा का मुद्दा हो गया। ये तो लोकतंत्र है हमारे देश में नाविका जी, ये तो लोकतंत्र है, बीजेपी में नहीं है, इसलिए वो मानते नहीं। ये लोकतंत्र में है। हमारे आनंद दुबे जी, मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हूं। आपने कहा कि शरद पवार जी से आपने एक बहुत बड़ी सीख ली कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया 2 महीने का आपने पार्लियामेंट सेशन जाया कर दिया और इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया ही नहीं। आप इधर उधर इर्द-गिर्द घूमते रहे दूसरे मुद्दों के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी ये सरकार की होती है। ये विपक्ष की नहीं होती। अगर सरकार बड़ा हृदय करके अपने छोटे छोटे सहयोगी दलों को ये मनवा ले कि बताइए आपकी मांग क्या है, हम पूर्ण करने को तैयार हैं, तो हाउस चल जाता। लेकिन तानाशाह, अहंकार, तब तो नहीं हो सकता। तब तो फिर चुनाव में जाना पड़ेगा। चुनाव में जनता जनार्दन तय करेगी। चलिए, तो चुनाव में तो जाना ही है। अगर उससे पहले जल्दी जाना चाहते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते थे, पर नंबर तो है नहीं। क्यों? बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अगर सबकी विचारधारा हर मुद्दे पे अलग है तो ये जॉइंट ऑपोजिशन है कैसा? नहीं, फिर आप समझिएगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत स्पष्ट है देश के सामने और खासतौर से विपक्षी पार्टियों के सामने। हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिंदुस्तान से पराजित करना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इस पे किसी भी राजनीतिक दल में जो कि विपक्ष के राजनीतिक दल है,
किसी को भी इस मामले में ना तो कोई कंफ्यूजन है, ना इस पे किसी प्रकार की आपत्ति है। अगर हम अपना कोई विचार व्यक्त करते हैं, इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि गठबंधन जो है या जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग जो संघर्ष करना चाहते हैं उस पर किसी प्रकार की कोई कमी है। निश्चित रूप से आदरणीय शरद पवार जी ने अपनी बात रखी, लेकिन किसी के ऊपर थोपा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर मेरी बात को नहीं माना जाएगा तो मैं गठबंधन से बाहर चला जाऊंगा। परसों उन्होंने नासिक में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर हमारे साथ के लोग नहीं चाहते हैं कि जेपीसी की मुद्दे पे जो मैंने कहा है उससे सहमत नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, हम जेपीसी की मांग उठाएंगे, उस पर क्या गलत है। तो मैं ये मान के चलता हूं और मैं इस बात को बहुत स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये एक नैरेटिव चला रही है कि हिंदुस्तान में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें आपसी सहमति नहीं है या वो लोग एक साथ काम नहीं कर पाएंगी, तो इससे बिल्कुल उनका जो नैरेटिव है बिल्कुल गलत है। जितनी भी राजनीतिक दल है जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक संस्थाओं को अब सारी विपक्ष एक साथ है, उनका एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा अडानी नहीं है, पेगासस नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, डिग्री नहीं है, वो मुद्दा है कि मोदी को हराना है। अब मोदी को हराना क्या मुद्दा हो सकता है और क्या जनता इसको मुद्दा मानकर विपक्ष के साथ चली जाएगी? आपकी इसमें क्या राय है? नाविका जी, बहुत ही अजीब सी बात है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो कि पॉलिसी को लेकर के बनाया, जो कि ये टर्म ही पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर के आया था, उसका प्रयोग आज राजनीतिक रूप से हो रहा है। चलिए, अगर राजनीतिक रूप से ये कर भी रहे हैं तो भी एक ऐसे प्रधानमंत्री को जिनको हिस्टोरिकली सबसे बड़ा मैंडेट मिला हो, उस प्रधानमंत्री को हटाने का मुद्दा हमारे देश के लोकतांत्रिक विपक्ष का मुद्दा है। अब आप सोच लीजिए कि इनकी लोकतंत्र में कितनी विश्वसनीयता है और ये किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मैं कैसे कहूं कि इस विपक्ष के पास, चाहे वो कोई भी जो भी विपक्षी यूनिटी की बात कर रहा है, एकता की बात कर रहा है या विपक्ष की संकल्पना पर भी बात कर रहा है, मैं उसके बौद्धिक लिमिट्स पर सवाल उठा रही हूँ। ये किस तरीके की बौद्धिकता है कि आपको किसी एक लीडर को भाई साहब बोलने दीजिए। नहीं बोल रहे थे ना, आराम से आपके तर्कों में जान नहीं है। आपके तर्क पर सारी पैनल पर हाथ उठ गए हैं। मैं सबके पास आऊंगी, लेकिन पब्लिक के भी सवाल आ रहे हैं। राजेश सिंगल का नासिक से सवाल है, क्या विपक्ष के नेता ये नहीं जानते कि मोदी पर जितना बेवजह आरोप लगाएंगे मोदी जी का ग्राफ उतना ही बढ़ेगा? क्यों ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, ये पब्लिक कह रही है, इनको क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं उनके विचार से असहमत हूं। उनके विचार से असहमत हूं, क्योंकि अगर इस देश में जब प्रधानमंत्री जी को जो मौका दिया, इस 9 साल में उन्होंने किया क्या है? आप मुझे बताइए कि ना तो देश की गरीबी खत्म हुई, ना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आपको अन्न बांटना पड़ रहा है। आज से 2014 के पहले तो हमने किसी को राशन नहीं दिया। ये कहां ब्रिजमोहन श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं? चलिए, आप विरोध कर रहे हैं, पर आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि गरीबी हटाओ तो इंदिरा गांधी जी का नारा था, वो 75 साल में किसी ने नहीं किया, कांग्रेस ने तो कतई नहीं किया। लेकिन अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, अरविंद केजरीवाल मोदी जी को कम पढ़ा लिखा बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की डिग्री की बात क्यों नहीं करते? आप बताइए प्रियंका कक्कड़ जी, इसका जवाब दीजिए दर्शक को। नविका जी, अब मोदी जी हैं जो बाहर जाके कह रहे हैं कि कितना दुर्भाग्य है पिछले जन्म में अगर भारत में पैदा हुए। मोदी जी हैं जो कह रहे हैं नाला गैस से चाय बनानी है। मोदी जी बता रहे हैं पकौड़े तल के अपना व्यवसाय शुरू कर लो। मोदी जी बता रहे हैं कि विंड टरबाइन से आपकी आपत्ति कोई नहीं है। मोदी जी आप लोग जो पॉलिसीज देखिए, आज जो देश का हाल है राहुल गांधी जी के साथ आपकी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आप फीड कर रही हैं वर्ड्स हाउस में। हम लोग एक मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, कम पढ़ा लिखा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा मुद्दा? झूठ बोलना, अपने एफिडेविट पे झूठ बोलना कि ये डिग्री और ये डिग्री और उस डिग्री को कोर्ट में ना दिखाना, प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये है तो प्रियंका जी, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आपको 9 साल बाद क्यों याद आया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो उनके खिलाफ लड़े थे ना बनारस में, और एफिडेविट तब फाइल हुआ था। ऑब्जेक्शन कर देते तो शायद प्रधानमंत्री का संसद में जो मेंबरशिप थी वो ही ना मिलती। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये आज का केस नहीं है, हमने 7 साल पहले ये केस डाला था जिसका निर्णय आ जाए नविका जी, और उस निर्णय में पुराना केस और निर्णय में तो कुछ नहीं मिला, तो आप कोर्ट को नहीं मानते?
कोर्ट फाइन के लग आगे- गया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को तो फाइन मैंने लग गया ना। पहले ये बात कही, मैं फिर ये कह रही हूँ, अगर आप मुझे बता सकते हैं, मेरे निजी मामलों में दखलंदाज कर सकते हैं कि किससे प्यार करना और क्या कपड़ा पहनना है, तो मैं अगर डिग्री मांग रही हूँ तो आप डिग्री क्यों नहीं कोर्ट में दे मैडम सकते? कोर्ट जाइए ना, ये कोर्ट तो गए थे ना, ये डिग्री दिखाने से छूटे। कोर्ट जाइए, अगर आपको कोई कपड़े भी पहनने के लिए कह रहा है तो आप कोर्ट जाकर चैलेंज ये कर सकती है। निजी और मामलों में आप सरकार वकील को हैं, दखलंदाज नहीं देना चाहिए। आप वकील हैं, आपको अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आपको जरूर कोर्ट जाना चाहिए। आपको तो सरकार का काम है मुझे रोजगार देना, ना कि बताना मैं क्या कपड़े पहनूं और कौन से टाइम पे घर कहा है वापस आऊं। सरकार ने, हमें भी बता दीजिए ना। कब कहा है? नविका जी, इस सरकार के मुद्दे रहे हिंदू मुस्लिम, इस सरकार का मुद्दा कभी नहीं रखा। कभी आप कपड़े लत्ते पे होती हैं, कभी आप हिंदू मुस्लिम पे आती हैं, आप हर मुद्दा टापती जा रही हैं, आप किसी मुद्दे का स्ट्रेट आंसर नहीं दे रही। मैं पब्लिक के और सवाल सामने रख रही हूँ। संतोष राठौर का देवास एमपी से सवाल है, अडानी मामले में देश कांग्रेस पर क्यों भरोसा करेगा? मोदी जी ने सत्ता में रहते हुए अपने खुद के निजी परिवार को कभी लाभ नहीं दिलाया। कोई एक व्यक्ति सामने नहीं आया जो कहे कि अडानी के कारण मेरा LIC या SBI में लगा पैसा डूब गया है। लोकेश जिंदल जी, जवाब दीजिए। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या है मोदी और अदानी जी में। मोदी जी और अदानी जी, ये रिश्ता तो स्पष्ट नहीं, आप करें। तो कह रहे हैं, पर किसी ने आपको ऐसा कैसा दोस्ताना किसी ने है? और इल्जाम नहीं लगाया सिवाय आपके, नंबर 1। और नंबर 2, आप किन से मिलते हैं वो आपने ब्यौरा कभी दिया नहीं, और आपका चीन से क्या रिश्ता है वो आप उजागर देखिए करते जी, नहीं। प्रश्न तो यही है कि ऐसा क्या है एक कंपनी में जो बाकी कंपनियों में नहीं है कि आप सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट एक ही कंपनी को देते हो? ऐसा क्या है एक कंपनी में कि सारा जो भारत का विकास हो रहा है उसमें केवल एक ही कंपनी का फायदा हो रहा है? क्या बाकी सभी कॉर्पोरेट हमारे दर्शक, अगर आपको सवाल का जवाब मिल गया हो तो भी लोकेश जिंदल जी के लिए एक लाइक भेज दीजिएगा, और अगर सवाल में और सवाल निकला हो तो भी हमें लिखकर भेजिएगा। भोली का दरभंगा से सवाल है, क्या अशोक गहलोत के हाथ में कांग्रेस आला कमान की कोई दुखती रग है, इसलिए सचिन पायलट के क्लेम को नजरअंदाज किया जा रहा है? लोकेश जिंदल जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए जी, अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है राजस्थान में, मैं आपको एक बता सकता हूं तथ्यों के साथ कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। 25 लाख रुपए हर परिवार को बीमा दिया जा रहा है अशोक गहलोत जी की सरकार में। और सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा रखा है कि जो बीजेपी के सवाल है, आम जवाब है इमली। नहीं तो मेरी बात सुनिए। सवाल है, केला आ रहा है, अनार, अब पता नहीं आप पब्लिक को कितने। अरे भैया, आप सचिन पायलट को कन्विंस कर दीजिए, जनता अपने आप कन्विंस हो जाएगी। सचिन पायलट जी का मुद्दा यही है कि भाजपा ने जो करप्शन किया उसकी जांच होनी चाहिए। उनका मुद्दा बिल्कुल सही है, जांच करेंगे और भाजपा के सारे करप्शन उजागर करेंगे, बताएंगे इस देश की जनता को कि वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में कितना करप्शन हुआ। चलिए, और किस तरह से करनाल हरियाणा से राकेश कौशिक का सवाल है, अगर शरद पवार ये बयान पहले दे देते तो शायद संसद में कुछ काम हो जाता। सवाल नहीं है पर स्टेटमेंट है। मानमल सोनी का बीकानेर से सवाल है, पवार के स्टैंड के बाद क्या कांग्रेस की अलका लांबा जैसे नेताओं की टिप्पणी पर कांग्रेस क्या कहेगी? और पटना से सुदीप कुमार का सवाल, पढ़े लिखे कट्टर ईमानदार केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं, ऐसी पढ़ाई भी नहीं चाहिए इस देश को। ये भी स्टेटमेंट है, सॉरी सवाल नहीं है, तो आपके सामने रख रही हूं। 2 वीडियो सवाल है, राम सिंह देहरादून से और अनिमेश कुमार रायपुर से पूछ रहे हैं पब्लिक के ये सवाल। मैं राम सिंह देहरादून से, जब राहुल गांधी अडानी के मामले में विपक्ष को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो देश को कैसे कन्विंस करेंगे? मैं अनिमेश कुमार रायपुर से। राहुल के आरोपों से परेशान मोदी जी को क्या शरद पवार और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं का मदद लेना पड़ रहा है? चलिए, पहले सवाल का जवाब 30 सेकंड में लोकेश जिंदल जी आप दें, और दूसरे सवाल का प्रेम शुक्ला जी से लेती हूँ। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, वे अपना कार्य कर रहे हैं, सवाल सरकार को जवाबदेही ठहरा रहे हैं।
इसमें वे अपना कार्य कर रहे हैं और सरकार का काम है जवाब देने का, ना कि उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का। आप ये सरकार से पूछिए कि क्यों वह व्यक्ति जो आप प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, सरकार ने डिस्क्वालीफाई किया है या कोर्ट ने ये शायद लोकेश जिंदल जी भूल गए, लेकिन सवाल आपसे जो पब्लिक पूछ रही है, क्या आप अपनी पॉलिटिक्स अब शरद पवार जी और गुलाम नबी आजाद के बयानों के तहत करेंगे? हमारी राजनीति अपने कामों के आधार पर होगी। हम श्रीमान गुलाम नबी आजाद को और श्री शरद पवार को क्या उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से महरूम कर सकते हैं कि भाई आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की नीतियों से असहमत है, आपको असहमति का अधिकार नहीं है? ये भाजपा सुनिश्चित करेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह की अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करके जन कल्याणकारी, गरीब को, वनवासी को, चलिए ये तो चुनाव बताएगा। आनंद दुबे जी, आपका हाथ ऊपर जा रहा है बार बार, मैं आपको बस 20 सेकंड का समय दे सकती हूँ। आनंद दुबे जी। नविका जी, आज एक नया उदाहरण देखने मिला कि यदि कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई नेता लोकप्रिय हो, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार हो, तो उन्हें मत हटाइए, उन्हें अमृत पिला दीजिए, अमर कर दीजिए। ऐसा लोकतंत्र में होता है क्या? हम विपक्ष हैं, क्या हम जनता के मुद्दों को उठा नहीं सकते? क्या जो सरकार ने गलत वादे किए थे उनको हम भगा नहीं सकते? आपका भी उतना ही हक है, लड़िए, इलेक्शन में जाइए और जनता जिसको चुनेगी वही बनाएगा। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उन्हें पहले से ही तय कर लेना है कि कौन बना रहेगा प्रधानमंत्री या कौन नया आएगा। ये बिल्कुल जनता तय करेगी और यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहलू है जिसकी हमें आदर करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने नजरिए में बस इतना कहना चाहूंगी कि 100 सोनार की एक लोहार की कहावत है और ये कहावत राजनीतिक दाव पेचों में भी फिट बैठती है। इसलिए कोई बड़ा नेता जब कोई मुद्दा उठाता है, कोई बात कहता है, तो उसमें वजन होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठाया गया हर एक मुद्दा या तो कोर्ट की स्क्रूटिनी में या फिर राजनीतिक आधार पर खारिज हो जाता है। विपक्ष के पास अभी भी वक्त है कि वो ये समझें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई में हवाई मुद्दों से काम नहीं चलाएं, क्योंकि राहुल गांधी के जिस तरह मुद्दे बस बलून की तरह फटते चले जा रहे हैं, जैसे बलून में किसी ने एक पिन लगा दिया हो। मुद्दे ठोस होने पड़ेंगे और जो भी विपक्ष मुद्दे उठाना चाहता है वो जनता को भाने पड़ेंगे। जनता की स्क्रूटिनी के सामने उन्हें खड़ा रहना पड़ेगा, तभी बनेगा विपक्ष का कोई इस तरह का मुद्दा जो चुनाव में उन्हें जीत की तरफ ले जा सके। लेकिन तब तक कोशिश जारी रहेगी। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।